राइट। सो लास्ट हमने कैलकुलेटेड कॉलम देखे थे, आज हम वहीं की क्यूरीज को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। वही सेम डेटाबेस हम यूज़ कर रहे होंगे अब रोज़ाना थ्रू आउट दी एसक्यूएल। राइट। सो तो कल हमने जहाँ तक करा था, हमने सबसे पहले सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ये तीन कंडीशन लगा दी थी। राइट। और उसके बाद जब हमारे पास आंसर आ रहे थे तो वो अनसॉर्टेड फॉर्म में आ रहे थे। अब अगर हमारे पास कुछ कंडीशन ऐसी हो कि हमें सॉर्ट करना हो किसी भी चीज़ को, कि डेट वाइज सॉर्ट करना है, सबसे पहले के ऑर्डर सबसे पहले शो हो रहे हों और फिर सीरीज़ में चल रहे हों, या सबसे लास्ट ऑर्डर सबसे पहले शो हो रहा हो, या हमें हाईएस्ट अमाउंट पहले देखनी है, हमें लोएस्ट अमाउंट पहले देखनी है। सो अगर आपने अपना रिज़ल्ट सेट को एक ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो उसके लिए फ्रॉम, वेयर और सबसे आखिरी क्लॉज लगती है ऑर्डर की। ठीक है। सो जिस तरीके से हम सेलेक्ट कॉलम वन कॉलम टू जो भी हैं हमारे, उसके बाद फ्रॉम टेबल नेम, उसके बाद वेयर की कंडीशन अगर हमने देनी है तो वेयर की कंडीशन, उसके बाद आएगा ऑर्डर बाय कॉलम। आप एक कॉलम से भी सॉर्ट कर सकते हैं, सेकंड कॉलम से भी सॉर्ट कर सकते हैं। कॉलम से क्या मुराद है, अगर मैं क्रिएटेड डेट का कॉलम दे दूंगा यहाँ, तो उसको क्रिएटेड डेट के हिसाब से सॉर्ट कर देगा। अगर मैं यूनिट प्राइस का कॉलम दे दूंगा तो उसको यूनिट, पूरे रिजल्ट सेट को यूनिट प्राइस के रेफरेंस से सॉर्ट कर देगा। दो कॉलम्स हम इसलिए देते हैं, अगर दो कॉलम दिए होंगे तो एक प्राइमरी हो जाएगा और एक सेकेंडरी हो जाएगा। जैसे मैंने प्राइमरी कॉलम दिया हुआ है क्रिएटेड बाय और सेकेंडरी कॉलम दिया हुआ है नेम, और दोनों को मैं असेंडिंग से सॉर्ट कर रहा हूँ। सो क्रिएटेड बाय को वो फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट सॉर्ट करेगा। उसके बाद जब ये पूरी टेबल सॉर्ट हो जाएगी तो उसके बाद सेकंड कॉलम वो नेम का उठाएगा और ए टू जी सॉर्ट करना शुरू कर देगा। सो इसको देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम ऑर्डर टेबल से डेट के हिसाब से ऑर्डर को सॉर्ट करके देखते हैं। राइट। तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स, और उसके बाद ऑर्डर बाय, इसमें हमारे पास कौन कौन से कॉलम्स थे, ऑर्डर डेट, इसको हम ऑर्डर डेट से सॉर्ट करते हैं। राइट। सो ये अब इसने ऑर्डर डेट से सॉर्ट कर दिए। ऑर्डर डेट से अगर हम देखें तो सबसे पहले मेरे पास 6 जनवरी 2003 का ऑर्डर आ रहा है, फिर 9 जनवरी 2003, तो इसने ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिए। तो अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट इसको कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देते तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। इसी को अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहूँ तो DESC लिखूँगा, डिसेंडिंग, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा, मतलब सबसे आखिरी डेट सबसे पहले ले आएगा। तो ये एक सिंपल सी कमांड है, लेकिन इसको यूज़ करने में बड़ा मज़ा आता है। इसके एक दो यूज़ केस हम देखेंगे, जो जब आप किसी ट्रिकी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि आपको डाटा निकालना है किसी ट्रिकी सिचुएशन से, तो उस टाइम पे ये ऑर्डर बाय और लिमिट की क्लॉज कंबाइन करके बहुत काम आती है। तो सबसे पहले ये ऑर्डर करके देखें आपके पास रन हो रहा है, सही है, आपका डेटाबेस वगैरह कॉन्फ़िगर्ड है प्रॉपर, फिर हम आगे चलते हैं। सो अगर आपको असेंडिंग में सॉर्ट करना है तो आप ASC असेंडिंग, और अगर आपको डिसेंडिंग में सॉर्ट करना है तो DESC डिसेंडिंग। फ़िलहाल आप ऑर्डर टेबल को असेंडिंग में सॉर्ट करके देखें। अगर हो गया तो स्लैक पे मुझे डन लिख दें, स्क्रीनशॉट शेयर कर दें, तो हम आगे चलते हैं। राइट। अब दूसरी चीज़ जो हमें सॉर्टिंग के अंदर काम आती है वो ये आती है, विच इज़ कॉल्ड लिमिट। लिमिट क्या करती है, अभी तक हमने जितने भी रिकॉर्ड सर्च किए हैं
जितनी भी हमने टेबल्स में रिकॉर्ड सर्च किए हैं, या तो हम सारे रिकॉर्ड्स देख रहे होते थे, या हम वेयर की कंडीशन लगा के किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को देख रहे होते थे जो भी हम वेयर की कंडीशन देते थे। व्हाट इफ़ कि अगर मुझे कुछ लिमिटेड रोज़ चाहिए, मुझे 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, 10 चाहिए, तो उसके लिए लिमिट की क्लॉज यूज़ होती है, और लिमिट ऑर्डर बाय के भी बात लगता है। आज अगर आप क्यूरी देखें तो सेलेक्ट फ्रॉम वेयर ऑर्डर बाय लिमिट, लिमिट आपका लास्ट स्टेटमेंट होता है, और लिमिट में आप नंबर ऑफ़ रोज़ डिफाइन कर दें तो ये आपको उतनी रोज़ ही फैच करके ला के देगा। ठीक। सो ट्राई करके देखते हैं, हम सारी ऑर्डर्स निकालते हैं। ऑर्डर डेट्स डिसेंडिंग से हमने सॉर्ट किया। अगर मैं कहूँ कि आप मुझे लेटेस्ट 5 या लास्ट 5 ऑर्डर्स निकाल के दो, तो लास्ट 5 ऑर्डर्स अगर हम निकालने की बात करें तो हमने लास्ट क्वेरी के अंदर ऑर्डर्स को ऑर्डर डेट से सॉर्ट कर दिया था डिसेंडिंग पे रख के, तो मेरे पास लेटेस्ट ऑर्डर सबसे पहले तो आ गया। लेकिन अब कंडीशन क्या है कि मुझे खाली 5 चाहिए, तो लास्ट 5 ऑर्डर। तो इसके लिए मैं अगर लिमिट 5 करूँगा और फिर क्वेरी रन करूँगा, तो ये मुझे सिर्फ 5 ऑर्डर शो करेगा और ज़्यादा ऑर्डर शो नहीं करेगा। तो 5 की जगह आप लास्ट 10 ऑर्डर्स भी ले सकते हैं, लास्ट 3 ऑर्डर्स, 2 ऑर्डर, या फर्स्ट, अगर मैं इसको असेंडिंग कर दूँ ASC, तो मेरे पास फर्स्ट 10 ऑर्डर्स आ जाएंगे। ठीक। सो इसको भी ट्राई करके देखें अपने पास। अब एक चीज़ रह गई, जो चीज़ रह गई, ऑफसेट। ऑफसेट क्या करता है? ऑफसेट जो जितनी भी डिजिट या जितनी भी रोज़ आप ऑफसेट में बताएंगे, ये उतनी रॉस छोड़ के फिर आपको रिज़ल्ट देगा। ठीक। अब मैं अगर यहाँ पे लिखूँ लिमिट 3, तो मैं फर्स्ट 3 ऑर्डर्स निकाल रहा हूँ। ठीक है। अब मेरे पास ऑर्डर नंबर आ रहा है 100, 101, 102। अब मैं इसी के पैरेलल में एक और क्यूरी बनाता हूँ। अब मेरी कंडीशन ये है कि मैं कह रहा हूँ कि मुझे 3 ऑर्डर्स तो चाहिए, बट मुझे दूसरे ऑर्डर से आप तीसरा ऑर्डर काउंट करें। पहला ऑर्डर मेरा टेस्ट ऑर्डर था, मेरे डेवलपर ने खुद डाला हुआ था, तो पहले ऑर्डर को आप इग्नोर कर दें। दूसरे ऑर्डर से 3 ऑर्डर चाहिए। अगर इस तरह की कंडीशन हो तो आप सेम यही क्यूरी लिखते हैं और नीचे उसको ऑफसेट कर देते हैं जितने भी नंबर्स ऑफ रॉज आपको छोड़नी हो। सो मैंने कहा यहाँ पे ऑफसेट 1। ठीक। एक और क्यूरी सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसमें मैं लिख देता हूँ लिमिट 5 खाली। अच्छा, अब इस टेबल में हमारा पहला ऑर्डर है 100, दूसरा ऑर्डर है 101, तीसरा ऑर्डर है 102, चौथा है 103, पांचवा है 104। जब हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यूरी लिखी और हमने कोई ऑफसेट नहीं लगाया और हमने इसको कहा सिर्फ 3 लाइंस या 3 रोज़ फैच करके दो, तो इसने पहली, दूसरी और तीसरी दे दी, यानी ऑर्डर नंबर 100, 101 और 102। लेकिन जब हमने ऑफसेट 1 की कमांड यूज़ करी या ऑफसेट 1 का स्टेटमेंट यूज़ करा, तो इसने यहाँ से 0 को स्किप कर दिया। 0 को स्किप करके 101, 102, 103 लेके आया। तो अगर मैं 5 ऑर्डर्स की में देखूँ, तो अगर मैं पहला स्किप करूँ तो मेरे बाकी के ऑर्डर बनेंगे 101, 102, 103। और अगर मैं स्किप नहीं करूँ तो 100, 101, 102 ऑर्डर बनेंगे। आई होप कि ऑफसेट थोड़ा सा ट्रिकी है ऑफसेट, लेकिन ये भी एक बड़ी काम की चीज़ है ऑफसेट। और अगली जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें आपको स्पेसिफिकली ऑफसेट का एक यूनिक फंक्शन नज़र आएगा कि यार ऑफसेट से आप कैसे रिकॉर्ड फैच कर सकते हो। राइट। सो ऑफसेट अपने पास ट्राई करके देखें। और उसके बाद आप लोगों के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि हम अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसक्यूएल कर चुके हैं, तो आप लोगों के लिए चैलेंज ये कि मुझे सेकंड लास्ट ऑर्डर की सारी डिटेल चाहिए। और इसमें ऑर्डर बाय, लिमिट और ऑफसेट तीनों चीज़ें यूज़ होंगी। तो ये एक चैलेंज है, करके दिखाएं किस तरीके से होगा कि सेकंड लास्ट ऑर्डर की सारी डिटेल्स आएँ।
अगर ये आपसे हो जाए तो स्लैक पे स्क्रीनशॉट शेयर कर दिएगा, और मैं थोड़ी देर में फिर आपको ये करके दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से करेंगे इसको। अच्छा, हमें सेकंड लास्ट ऑर्डर निकालना है। लास्ट के 2 ऑर्डर्स नहीं, स्पेसिफिक सिर्फ एक रो चाहिए सेकंड लास्ट। क्या हुआ? किसी से भी नहीं हुआ अभी तक? चले, अब इसको देख लेते हैं, अगर किसी से नहीं हो रहा किस तरह की से करेंगे। सबसे पहले मैंने सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल करा, मेरे पास सारे ऑर्डर्स की डिटेल्स आ गई। लेकिन मुझे चाहिए सेकंड लास्ट ऑर्डर, तो मुझे इसको उल्टा चाहिए, यानी मुझे इसको डिसेंडिंग में सॉर्ट करना है। तो मैंने इसको ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट डिसेंडिंग सॉर्ट कर दिया। ठीक, अब मेरे डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर सॉर्ट हो गए, डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। अब मुझे चाहिए एक रिकॉर्ड खाली। ठीक है, अब मैं इस पर लगा दूंगा लिमिट 1। अच्छा, इसने मुझे ऑर्डर निकाल के दिया 10424। तो 10424 मेरा लास्ट ऑर्डर है, सेकंड लास्ट ऑर्डर नहीं है। ठीक, तो मैं इसको करूँगा ऑफसेट 1। अब मुझे 1025 10425 निकाल के देगा। तो हम कर क्या रहे हैं? हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल कर रहे हैं कि हम ऑफसेट कर रहे हैं एक रो से और फिर सेलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसने दोबारा 1024 क्यों निकाल के दिया है, ये भी एक सवाल है। यहाँ पे 1025 आना चाहिए। तो यहाँ पे इशू ये है कि 1024 और 1025 दोनों की डेट एक है, तो ये गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप सॉर्टिंग में और ज़्यादा इशू हो रहा हो तो आप सेकेंडरी कॉलम भी डाल सकते हैं। ऐसे अगर हम देखा जाए तो असूलन होना क्या चाहिए, 23 22 23 24 25 इस तरीके से सीरीज़ में ऑर्डर चलने चाहिए। राइट, तो मैं अगर ऑर्डर डेट के साथ साथ एक और कॉलम डाल दूँ यहाँ पे, बल्कि पहले आपको इसी पे करके दिखाता हूँ। ऑर्डर डेट के साथ मैं ऑर्डर ऑर्डर नंबर का एक और कॉलम डाल रहा हूँ। तो पहले ये सॉर्ट करेगा डेट से, जब डेट से सॉर्ट हो जाएगा उसके बाद ये ऑर्डर नंबर से सॉर्ट कर देगा। तो इसलिए सेकेंडरी कॉलम या टर्शरी कॉलम या फोर्थ कॉलम आप डाल रहे होते हैं। सो इसको ट्राई करिएगा कि किस तरीके से होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास है, हम जब डेटा टाइप्स डिस्कस कर रहे थे तो हमने डेटा टाइप्स डिस्कस की थी। इंटीजर हमने वारचार, ठीक है, स्ट्रिंग, बूलियन,
ये सब डेटा टाइप डिस्कस की थी। उसके बाद हमने एक और टाइप को डिस्कस नहीं किया था, लेकिन सिर्फ एक जिक्र छेड़ा था, और वो टाइप थी नल। नल का कॉन्सेप्ट डेटाबेस के अंदर या प्रोग्रामिंग के अंदर एक थोड़ा डिफिकल्ट और थोड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इस वजह से हो जाता है कि जिन लोगों ने प्रोग्रामिंग नहीं की उनको रिलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है नल को। सो नल से मुराद है कुछ नहीं। ठीक है, अगर किसी टेबल में या किसी कॉलम में या किसी रो में कुछ भी स्टोर नहीं हुआ हुआ, वो ब्लैंक है, तो वो नल होगी। अगर ज़ीरो स्टोर हुआ हुआ है तो ज़ीरो का मतलब नल नहीं है, ज़ीरो भी एक डिजिट है। ठीक है, नल का मतलब बिल्कुल ब्लैंक, बिल्कुल एम्प्टी, इसमें कुछ भी नहीं है। अब हमारे डेटा नल हमें क्यों चाहिए होता है, या नल से हमारा क्या काम बीइंग एन एनालिस्ट। तो जब भी हम डाटा के ऊपर कोई ना कोई एनालिसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं, हम कोई चार्ट्स बिल्ड कर रहे होते हैं, हम कोई विजुअल्स बिल्ड कर रहे होते हैं, तो कभी कभार उस पूरे डाटा सेट में नल वैल्यूज़ की डाटा या रोज़ भी होती हैं जो कि हमें नहीं चाहिए। ठीक है, वो डाटा मैं नॉर्मली क्रिएट करती है, वो डाटा को ख़राब करती है और हमारे रिजल्ट सही नहीं आते। तो हम जब डाटा क्लींजिंग के ऊपर जाएंगे, तो वहाँ पे हम नल वैल्यूज़ को डिलीट कर रहे होते हैं अपने डाटा सेट से। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि नल वैल्यूज़ हैं कौन सी। ठीक, अगर आपने नल वैल्यूज़ निकालनी है तो सिंपल है, आप वेयर की कंडीशन के अंदर किसी भी कॉलम पे कंडीशन लगा दें, इज़ नल या इज़ नॉट नल। इज़ नल लिखेंगे तो आपको बता देगा कि अगर कोई नल वैल्यूज़ हैं, और इज़ नॉट नल लिखेंगे तो वो सारी फील्ड वैल्यूज़ उठा के ले आएगा। तो हम इसको अगर ट्राई करें, इस कमांड को सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, क्या ले रहे थे, ऑफिसेस, यानी ऑफिसेस की तमाम ऑफिसेस की डिटेल निकाल रहे हैं यहाँ पे, ऑफिसेस। ठीक है, मैंने तमाम ऑफिसेस की डिटेल्स निकाल दी। अब इसमें यहाँ पे हमें नल वैल्यूज़ दिख रही हैं, हमें स्टेट में भी नल वैल्यूज़ दिख रही हैं, और हमें एड्रेस लाइन 2 के अंदर भी नल वैल्यूज़ दिख रही हैं। अगर हम अब इसको इस पूरे डाटा सेट को स्टेट के परस्पेक्टिव से एनालाइज करने जाएँ तो यहाँ पे गड़बड़ होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि नल वैल्यूज़ हैं। ठीक, तो अगर मुझे देखना है कि कौन कौन सी नल, ये तो क्योंकि 7 रोज़ हैं तो ये बहुत इजीली आराम से विजिबल है आपको, लेकिन अगर थाउजेंड्स और या हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रो तो वहाँ पे नल विजुअली नहीं देख सकते। अब करते कुछ भी नहीं, आप वेयर की कंडीशन में कॉलम लगाते हैं, स्टेट इज़ इक्वल टू नहीं इज़ नल। अगर मैं स्टेट इज़ नल लिखूँगा तो ये मुझे सारी वो रिकॉर्ड्स निकाल के दे देगा जिसका स्टेट का कॉलम में एम्प्टी रिकॉर्ड है। और अगर मैं लिखूँगा इज़ नॉट नल तो मुझे सारे वो रिकॉर्ड्स निकाल के ला देगा जिनके स्टेट के कॉलम में कुछ ना कुछ लिखा हुआ ज़रूर है। ठीक, तो ट्राई करें, और उसके बाद एक टास्क ट्राई करें। टास्क ये है कि गेट डिटेल्स ऑफ ऑल ऑर्डर्स विच हैव एनी कमेंट्स, यानी उन सारे ऑर्डर्स की डिटेल्स निकाल दें जिसमें कोई ना कोई कमेंट है। यानी आपको नल एलिमिनेट करना है, नल कमेंट्स वाले रॉस को एलिमिनेट करना है। ठीक, अब कमेंट्स कहाँ से आएंगे, अगेन हम स्कीमा को रिव्यू करते हैं कि हमारे पास कमेंट्स कहाँ आ रहे हैं। तो हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं ऑर्डर्स टेबल के अंदर, तो मतलब ऑर्डर्स टेबल से सब कुछ चाहिए, और ऐसे रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए जिनमें कोई कमेंट ना लिखा हो। ठीक, ये नॉट नल की कंडीशन है, आपको भरा हुआ डाटा चाहिए, आपको खाली नहीं चाहिए। अगर आप नल की कंडीशन लगाएंगे तो एम्प्टी ला के दे देगा, अगर नॉट नल लगाएंगे तो वो आपको फील्ड ला के देगा। तो इस एक्सरसाइज को भी ट्राई करें। जी, सही।
सो अब नल जो है वो आपको कॉलम ही सॉर्ट करके देता है, लेकिन कॉलम नेम आपको स्पेसिफाई करना होता है, तो आप एक एक करके तमाम कॉलम चेक कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, अगर आपने सिर्फ ब्लैंक ढूंढना है तो ये फिर एसक्यूएल में नहीं, इसको हमें पाइथन में शिफ्ट करना होगा। जब हम डाटा रैंगलिंग वाला पार्ट पढ़ोगे पैंडास के अंदर, डाटा फ्रेम के अंदर, तो वहाँ पे ये चीज़ आएगी कि हम डाटा रैंगलिंग या क्लीनिंग कैसे करते हैं। तो वहाँ पे हम डाटा फ्रेम इंपोर्ट करते हैं और फिर हमें उसको क्लीन करना होगा। बट एसक्यूएल के अंदर स्पेसिफिकली कोई अभी ऐसी क्लॉज नहीं है जो आपको सिर्फ और सिर्फ कॉलम्स निकाल के ला के दे दे। ठीक है, थोड़ा सा जी, पाइथन में पैंडास के अंदर होता है। थोड़ा सा अगर हम एसक्यूएल की वर्किंग लॉजिक को समझे ना, तो एसक्यूएल रोज़ पे काम करता है। वो हमेशा आपको रोज़ निकाल के ला के देता है, कॉलम्स कभी नहीं निकालता। आप कॉलम बताते हो कि इस कॉलम की ये रोज़, या ये बात नोट करिए कि जब भी आप क्यूरी लिखते हैं तो उसका रिजल्ट सेट हमेशा कोई ना कोई रॉ होता है। ठीक, एसक्यूएल फैच करने के लिए अगर आपने मैनिपुलेट और रैंगल करना है तो पाइथन इज़ मोर सूटेबल लैंग्वेज कि आप डाटा को मैनिपुलेट कर सकें, या रैंगल कहते हैं हम, स्पेसिफिक एक वर्ड इस्तेमाल होता है डाटा रैंगलिंग का। जी, ठीक है, नाइस वर्क साथ। सो इस एक्सरसाइज को भी कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एक्सरसाइज क्या थी? हमारे पास एक्सरसाइज ये थी कि सारे ऑर्डर्स की डिटेल निकालें जिसमें कोई ना कोई कमेंट आ रहा हो। तो सिंपल है ये, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर कमेंट्स इज़ नॉट नल। मैं इसको लिख के अगर एंटर करूं तो ये मेरे पास सारे ऑर्डर डिटेल्स आ गई जिसमें कोई ना कोई कमेंट है। ठीक है, अगर मैं इसमें लिख दूंगा कमेंट इज़ नल, तो ये सारे वो ऑर्डर्स निकाल के दे देगा मुझे जो कमेंट्स इसमें नहीं है। ठीक है, अगेन ये भी एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है जिस जो क्यूरी हमने फैच करी। अज्यूम करें कि क्यू कॉमर्स या ई कॉमर्स कंपनी का डेटा है, और जो हमारी ग्रोथ मार्केटिंग टीम है या जो सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम है वो आपसे डाटा मांगती है, यार मुझे सारे ऑर्डर्स के कमेंट्स चाहिए, उनको वो एनालिसिस करना है कि पॉजिटिव कितने नेगेटिव कितने। ठीक, तो आपको वो डाटा उनको देना है। तो आप इस तरीके से सिर्फ कमेंट्स वाला डाटा उनको निकाल के दे सकते हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्योंकि हम इस कोर्स में एमएल पढ़ेंगे, मशीन लर्निंग पढ़ेंगे, मैं एआई का लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल नहीं कर रहा, एआई इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। जब हम आएंगे उस पर तो आपको डिफरेंस बताऊंगा, बट हम मशीन लर्निंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मशीन लर्निंग के अंदर, एमएल के अंदर आपका सेंटीमेंट एनालिसिस हो सकता है। ये मैं एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, कोर्स आउटलाइन का पार्ट नहीं है सेंटीमेंट एनालिसिस, लेकिन अगर आप लोग इंटरेस्ट है तो हम ट्राई ज़रूर करेंगे, इसको एज अ प्रोजेक्ट लेके चलेंगे जहाँ पे मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगा और आप उसको फाइनल प्रोजेक्ट इसको लेके चल सकते हैं। सेंटीमेंट एनालिसिस करता ये है कि आप एक मशीन लर्निंग मॉडल को एक डेटा फराहम करते हैं। ठीक है, और वो डेटा टैग्ड होता है कि ये हैप्पी सेंटीमेंट है, ये सैड सेंटीमेंट है, ये एंग्री सेंटीमेंट है। ठीक है, तो वो ट्वीट्स भी हो सकती हैं, वो कमेंट्स भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। तो आपका मॉडल उस इसको हम कहते हैं एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये आपकी नेचुरल लैंग्वेज है, प्लेन इंग्लिश है जो लिखी हुई है। तो वो आपका मॉडल उस पर लर्न करता है। ठीक है, वो देखता है कि किस तरह के वर्ड्स आते हैं तो हैप्पी स्टेटमेंट होता है, किस तरह के वर्ड्स आते हैं तो एंग्री होता है, सैड होता है। ठीक है, जब वो ट्रेन हो जाता है फिर आप उसको कोई भी स्टेटमेंट दें और वो आपको बता देगा ये हैप्पी सेंटीमेंट है, सैड है या एंग्री है। सो लेट सपोज मेरी सोशल मीडिया की टीम है, वो मुझसे कमेंट मांग रही है और वो लाइन बाय लाइन खुद एनालिसिस कर रही है। अगर मुझे एमएल आती है तो मैं उनको ये कहूँगा कि मेरे लिए 5 मिनट का काम, मैं ये मॉडल बनाऊंगा, ये सारे कमेंट्स उठा के उसमें डालूंगा, और इंडिया एंड उनको निकालना है क्या इस डाटा से, उनको ये निकालना है कि यार कितने कंज्यूमर्स थे वो खुश थे, कितने कंज्यूमर बुरे थे, या कौन से प्रोडक्ट के अच्छे रिव्यू आए हैं, कौन से प्रोडक्ट के बुरे रिव्यू आए। तो ये काम आप मशीन लर्निंग से ईज़िली कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की मशीन लर्निंग है। इसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आ जाती है, और वो थोड़ा ट्रिकी पार्ट होता है कि आप नेचुरल लैंग्वेज पढ़ना सिखा रहे हैं कंप्यूटर को। ठीक है, तो वो उसकी अपनी एक डायनामिक्स है, वो हम फिर एमएल वाले पोर्शन में देखेंगे किस तरीके से होता है। उससे पहले थोड़ी आसान चीज़ें कर लेते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक जब हम
वेयर के अंदर कंडीशन लगा रहे थे, तो हमने कोई एक कंडीशन लगाई है, ठीक है, कि हमें फ़लाँ डेट के ऑर्डर दे दो, या हमें फ़लाँ एट्सेट्रा सेल्स रैप का डाटा निकाल के दे दो, या इस ऑफिस लोकेशन का डाटा निकाल के दे दो। लेकिन हमने अभी तक कंजंक्शन नहीं देखा, हमने एक से ज़्यादा कंडीशंस को मिला के नहीं देखा। व्हाट इफ़ मैं कहूँ कि यार मुझे लेट्स से न्यूयॉर्क के प्रोडक्ट नंबर S1038 के सारे ऑर्डर्स निकाल के दो, तो यहाँ पे आपको वेयर के अंदर दो कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो जब भी आपको दो कंडीशन लगानी पड़े, वहाँ पे एंड या और यूज़ होता है, ठीक है। ये दो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं या जॉइनिंग कंजॉइनिंग के ऑपरेटर्स हैं। एंड बड़ा सिंपल सा ऑपरेटर है। एंड के लिए ज़रूरी है कि आपकी दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, एंड से पहले वाली भी, एंड के बाद वाली भी। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो वो आपको रिज़ल्ट ट्रू देगा, अगर दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगी वो आपको फॉल्स का रिज़ल्ट देगा। ये एंड यूनिवर्सल ऑपरेटर है। यहाँ पे जो इसकी कंडीशन है यही पाइथन में भी होगी, तो अगर यहाँ समझ में आ गया तो पाइथन में भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एंड के लिए, एंड को ट्रू होने के लिए दोनों कंडीशन ट्रू होना ज़रूरी है, फर्स्ट और सेकंड। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स होगी या दोनों फॉल्स होंगी तो आपको एंड का रिज़ल्ट फॉल्स मिलेगा। अब इसको एक्शन में देखते हैं। अब हमने कहा कि एक क्यूरी ऐसी बनानी है जिसमें तमाम के तमाम ऑर्डर्स का स्टेटस शिप्ड आ रहा हो और कस्टमर की तरफ से कोई कमेंट ना हो, ठीक। तो अगर इसकी, अब मेरे पास दो कंडीशन आ गई। एक तो ये कंडीशन आ गई कि स्टेटस शिप्ड है, और दूसरा कमेंट नल है। तो इन दो कंडीशंस को जब मैं ज्वाइन करूँगा तो ये इस तरीके से ज्वाइन होगी। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर स्टेटस इज इक्वल टू शिप्ड एंड सेकंड कंडीशन कमेंट्स इज नल। अब इसको एक्शन में देखते हैं। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स, select all from orders where status is equal to ship। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, ये कैमल केस में, ठीक है। एंड कमेंट्स इज नल। अब मैं इस कंडीशन को रन करता हूँ तो उसने सारे वो दे दिए जिसमें स्टेटस शिप्ड है और कमेंट नल है। अगर मैं ये एंड हटा दूँगा तो मेरे पास वो सारे भी आ जाएंगे जिसमें कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक। तो ये ट्राई करें अपने पास। इसके बाद हमारे पास दो टास्क भी हैं एंड से रिलेटेड। पहली टास्क है गेट ऑल द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज़ हु आर सेल्स रेप एंड सिचुएटेड इन ऑफिस कोड 1। यहाँ पे भी एंड की कंडीशन लग रही है। उसके बाद दूसरी है गेट ऑल द कस्टमर्स ऑफ कैलिफोर्निया USA हुज क्रेडिट लिमिट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 200,000। तो ये दोनों एंड की कंडीशन के कॉलम्स हैं। एक मेरा ख्याल है एम्प्लॉयज़ टेबल से निकलेगा और दूसरा मेरा ख्याल है कस्टमर्स टेबल से निकलेगा। तो ये एक्सरसाइज भी ट्राई करें और स्क्रीनशॉट शेयर करें। मैं थोड़ी देर के बाद आप लोगों को करके दिखाऊंगा, अगर जिनसे नहीं हुई तो उस टाइम पे देख लेगा। अदरवाइज़ सिंपल एंड की कंडीशन के साथ ये दोनों चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। फॉरेन कीज़ के बारे में अभी नहीं पढ़ा है। जब हम
जॉइन डिस्कस करेंगे, जब हम टेबल के जॉइंस डिस्कस करेंगे उस टाइम पे हम फॉरेन कीज़ को देखेंगे। गाइस ये दोनों एक्सरसाइजेज भी आपने ट्राई करनी है अभी, फिर मैं करके दिखाऊंगा अगर नहीं होती तो। ठीक है, अब पहली कंडीशन देखते हैं। इसमें इसमें कहा गया था, मैं कंडीशन भी साथ साथ यहाँ लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को यहीं पे नज़र आ जाए कि क्या कहा था। इसमें कहा गया था कि गेट ऑल द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज़ हु आर सेल्स रैप एंड सिचुएटेड इन ऑफिस कोड 1। एम्प्लॉयज़ का डेटा मेरे पास कौन सी टेबल में आ रहा है? एम्प्लॉयज़ का डेटा मेरे पास एम्प्लॉयज़ टेबल में ही आ रहा है, और ऑफिस कोड का भी एक कॉलम यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, और जॉब टाइटल में सेल्स रैप आ जाएगा। सो इसका आसान तरीका, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर, अब दो कंडीशन लगेंगी, जॉब टाइटल इज इक्वल टू सेल्स रैप एंड ऑफिस कोड इज इक्वल टू 1। ठीक है, मैं इस क्वेरी को रन करके देखता हूँ क्या एरर आया। क्लासिक डिटेल कोई एक स्पेलिंग मिस्टेक होगी। एम्प्लॉयज़ 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 एम्प्लॉयज़, तो हमारे पास दो ही सेल्स रैप ऐसे हैं जो ऑफिस कोड 1 या ऑफिस लोकेशन 1 पे काम करते हैं। अच्छा, एक चीज़ अगेन जो देखने की है कि एंड में दोनों कंडीशंस मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, उससे रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से जॉब टाइटल हटाता हूँ और मैं इसको ऑफिस कोड के बाद लगा देता हूँ, बीच में एंड लगा देता हूँ, अब मैं क्वेरी रन करके देखता हूँ तो अभी भी वही रिज़ल्ट आएगा। तो अगर एंड में आप आगे पीछे भी कर देते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली और में भी, और की कंडीशन में भी आप आगे पीछे कर देते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके रिज़ल्ट सेट के ऊपर। दूसरी जो क्वेश्चन हमें दिया गया था, दूसरा क्वेश्चन हमें ये दिया गया था कि गेट ऑल द कस्टमर्स ऑफ कैलिफोर्निया यूएसए whose credit limit is greater than or equal to 200,000। तो कस्टमर्स का डेटा मेरे पास कस्टमर टेबल्स में आएगा। कस्टमर टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम है? सो मेरे पास स्टेट का कॉलम है, नंबर 1। नंबर 2, मेरे पास क्रेडिट लिमिट का भी कॉलम है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स वेयर, पहली क्या है, स्टेट कैलिफोर्निया होनी चाहिए, तो स्टेट इज इक्वल टू कैलिफोर्निया एंड क्रेडिट
लिमिट इज इक्वल टू, सॉरी, इट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 200,000। मैं इसको सर्च करूँगा तो सिर्फ एक ही कस्टमर ऐसा है, नेल्सन सुसैन, जो कैलिफोर्निया में है और जिसकी क्रेडिट लिमिट 210,500 यानी 200,000 से ज़्यादा है। सो इसमें कोई सवाल आप लोगों का अभी तक? तो उसके बाद हम और पे जाएंगे, बिकॉज ये एंड समझना ज़रूरी है और के लिए, और कुछ भी नहीं है, और जो है वो रेसिप्रोकल है एंड का। ठीक है, कोई सवाल है? नहीं है, गुड। सो और जो है वो एंड का रेसिप्रोकल है। ठीक है, और में क्या होता है, कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू होगी तो वो पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रू ट्रू विल रिजल्ट इन ट्रू, ट्रू फॉल्स विल ऑल्सो रिजल्ट इन ट्रू, फॉल्स ट्रू विल ऑल्सो रिजल्ट इन ट्रू, और फॉल्स फॉल्स, ओनली फॉल्स फॉल्स विल रिजल्ट इन फॉल्स। ठीक, तो अब इसको ट्राई करके देखते हैं। अब ये बोल रहा है कि वी वांट टू गेट ऑल द कस्टमर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और नॉर्वे हुज क्रेडिट लिमिट इज़ ग्रेटर देन 50,000। हमें ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और नॉर्वे के कस्टमर्स चाहिए जिनकी क्रेडिट लिमिट 50,000 से ऊपर हो। ठीक है, तो ये सवाल किस तरीके से होगा? तो इसमें एंड और दोनों कंबाइन हो रहे हैं। क्यों? और तो इसलिए लग रहा है कि हमें इन तीनों कंट्रीज़ में से कोई भी एक कंट्री का भी अगर कस्टमर हो तो वो सेलेक्ट हो जाए। तो कंट्री चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे नॉर्वे हो, तो उसको सेलेक्ट होना है, तो इनके दरमियान लगेगा और। ठीक है, लेकिन साथ साथ हमारे पास एक और कंडीशन भी है कि क्रेडिट लिमिट भी 50,000 से ऊपर नहीं चाहिए, तो इसके लिए लगेगा एंड। तो हमने कहा क्रेडिट, अब हम इस क्यूरी को अगर वर्बोस पढ़ें तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर वेयर क्रेडिट लिमिट इज़ ग्रेटर देन 50,000 एंड कंट्री इज इक्वल टू ऑस्ट्रेलिया, और कंट्री इज इक्वल टू फ्रांस, और कंट्री इज इक्वल टू नॉर्वे। ठीक, सो इस क्यूरी को लिख के देखते हैं। सेलेक्ट all from customer where credit limit is greater than 50,000, is greater than 50,000 and country is equal to Australia, or country is equal to France, or country is equal to तीसरी कंट्री हमारे पास थी नॉर्वे। नॉर्वे, so select 8 from customer, नहीं, select all from customers। so फ्रांस, नॉर्वे और ऑस्ट्रेलिया, अच्छा ये लकीली मेरे से गलती हो गई, और ये गलती बहुत इंपॉर्टेंट है समझाने के लिए। वो गलती इंपॉर्टेंट समझाने के लिए ये है कि बाज़ औक़ात इस तरह की क्यूरीज़ हमने और की रन करी। ठीक है, अब और में अगर कोई भी एक ट्रू होगा तो वो ट्रू होगा और वो क्यूरी रन हो जाएगी। ये क्यूरी रन हो गई। अब मेरे पास क्योंकि लिमिटेड रॉज हैं तो मुझे एट अ ग्लैंस नज़र आ रहा है कि इसमें ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं है? दो कंडीशन हो सकती है, या तो ऑस्ट्रेलिया को कोई ऐसा कस्टमर नहीं है जिसकी क्रेडिट लिमिट 50,000 से ज़्यादा हो। ठीक है, या मैंने क्यूरी लिखने में कोई गलती कर दी। ठीक है, तो अगर तो इसलिए क्योंकि डेटा कम था तो मेरी फ़ौरन नज़र पड़ी कि यहाँ कोई गलती हो सकती है, तो मैंने ऊपर जाके देखा, मेरे पास ऑस्ट्रेलिया का टी मिसिंग था। अब अब ऑस्ट्रेलिया आ गया। लेट सपोज़ ये 1000 या 1500 रोज़ का डाटा है और उसमें कोई एक कंट्री मिस हो जाती है, तो आपको एट अ ग्लैंस पता नहीं चलेगा कि आपसे कोई कंट्री मिस हुई है, राइट? सो आप जब इसके ऊपर कोई एनालिसिस परफॉर्म कर रहे होंगे और उसमें ऑस्ट्रेलिया के स्टैटिस्टिक्स नहीं आएंगे, तो फिर आपको पता चलेगा यार ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं आ रहा। तो ये बहुत केयरफुल चीज़ है देखना और की क्यूरी के अंदर कि आप कोई चीज़ मिस नहीं कर रहे जो आपके डिज़ायर्ड डाटा को नहीं पकड़ रही। ठीक है, दूसरा तरीका ये होता है कि टू क्लियर द डाउट। अब जैसे
मेरे पास ऑस्ट्रेलिया का कोई कस्टमर नहीं आया था, तो मैंने क्या कहा, दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो कोई ऑस्ट्रेलिया का ऐसा कस्टमर नहीं है जिसकी 50,000 से ज़्यादा की लिमिट हो, ठीक है, या तो मुझसे गलती हुई है, क्योंकि मुझे साफ ऊपर डायरेक्टली नज़र आ गया कि गलती हुई है, तो मैंने टी लगा दिया। वरना मैं क्या करता, मैं स्पेसिफिकली ये देखता कि मैं ऑस्ट्रेलिया के सारे कस्टमर्स निकाल लेता है एक अलग क्यूरी में, और देखता है कि उनकी क्रेडिट लिमिट क्या चल रही है, क्या 50,000 से ऊपर का कोई कस्टमर वाकई में नहीं है, या है और मुझसे कोई गलती हो गई। ठीक, तो ये तरीका होता है अपने डाटा को रीचेक करने का। ठीक है, सो आई होप ये आप लोगों से हो गया होगा। अब देखते हैं टास्क क्या है आप लोगों के लिए। तो टास्क ये है, गेट ऑल द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज़ who reports to 1056 और 1002। 1056 और 1002 एम्प्लॉय नंबर है, हमें वो सारे एम्प्लॉयज़ चाहिए जो इन दोनों में से किसी एक को, और इन दोनों में से किसी एक को रिपोर्ट ज़रूर करते हैं। ठीक है, तो ये क्यूरी ट्राई करें, खुद से ट्राई करें, फिर थोड़ी देर बाद मैं लिखता हूँ। राइट, राइट साथ, ये इसी तरीके से होगी। सो क्यूरी लिखते हैं, select all from employees where, अब देखें एम्प्लॉयज़ में कॉलम कहाँ आ रहे हैं, एम्प्लॉयज़ टेबल के अंदर रिपोर्ट्स टू के कॉलम का नाम क्या है, रिपोर्ट्स टू ही है। सो वेयर रिपोर्ट्स टू, अब क्योंकि ये इंटीजर है तो मैं इसमें लिख दूंगा 1056, और रिपोर्ट्स टू इज इक्वल टू 1002। इसको रन करके देखते हैं, ये चल गए, सारे वो आ गए जो इन दोनों में से किसी एक को रिपोर्ट करते थे। एक और ट्राई करते हैं, मैं यहाँ से दो बार रिपोर्ट्स टू लिख रहा हूँ, मैं रिपोर्ट्स टू हटाता हूँ और अब रन करके देखता हूँ। अब डेटा डिफरेंट आया। ठीक है, अब इसने 1143 भी डाल दिया, 188, इसने सारे निकाल दिए, तो ये तरीका गलत है। सॉरी, 1002, ये तरीका गलत है। आपने जब और यूज़ कर रहे हो तो आपने कॉलम्स के नेम दोबारा लिखने होते हैं, और बजाय मतलब भले से ये वो एक ही कॉलम से आप दो कंडीशन दो दफ़ा टू या और ले रहे हैं, बट यू हैव टू टेक द कॉलम्स डिफरेंटली। दोनों कॉलम, एक ही कॉलम अगर आप दो और की कंडीशन लगा रहे हैं तो एक ही कॉलम को आप दो बार ज़रूर लिखेंगे और के लिए। ठीक है, तो ये क्यूरी इस तरीके से निकलेगी। अंडरस्टूड। सो आगे चलते हैं, इन ऑपरेटर। अच्छा, हमने देखा जब हम कंट्री वाली क्यूरी कर रहे थे, तो ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस और नॉर्वे, तो हमें कंट्री ही तीन देनी थी और कंट्री हम बार बार और लिखे जा रहे थे, तो ये आपका स्टेटमेंट लेंदी करता है। इसका एक शॉर्ट तरीका भी है, और शॉर्ट तरीका ये
कि आप इन यूज़ कर लें, ठीक है। सो इन जस्ट लाइक और की तरह यूज़ होता है। अगर मुझे सेम क्यूरी इन के साथ लिखनी हो तो मैं लिखूँगा कंट्री इन ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और नॉर्वे, यानी इन के बाद मैंने उसको एक एरे बता दिया या मैंने एक डिक्शनरी बता दी कि अगर इस डिक्शनरी में कोई भी कंट्री आ रही हो तो वो रिकॉर्ड सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो हम इसी क्यूरी को जो हमने की थी लास्ट, इसको हम इन वाले तरीके से करके देखते हैं। तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स where credit limit is greater than 50,000 and country in bracket open Australia, France, Norway. सो इसने भी वही काम किया, और जब हम और वाले तरीके से क्यूरी लिख रहे थे तो उसने भी वही काम किया। तो ये शॉर्ट तरीका है मल्टीपल ऑर्स को कन्वर्ट करने का। तो ये भी अपने पास एक इन वाला तरीका लिख के ट्राई कर लें। और उसके बाद एक और कंडीशन है, एक और एक्सरसाइज है। सारे कस्टमर्स का डेटा निकालें जो जिनको सेल्स रेप 1370 या 1165 या 1323 सर्विस करते हैं। इस क्यूरी को इन वाले तरीके से करके देखिएगा। राउंड ब्रैकेट्स हैं। अच्छा जी, तारीख सब क्रेडिट लिमिट इज ग्रेटर देन, एंड के बाद आपने कॉलम का नाम नहीं लिखा, एंड कंट्री इन।
मैं अब आपको एक्सरसाइज करके दिखा रहा हूँ अपने पास, उसके बाद आगे चलेंगे। सो एक्सरसाइज थी हमारे पास, गेट लिस्ट ऑफ ऑल सेल्स रैप, सॉरी ऑल कस्टमर्स हु आर सर्विस्ड बाय सेल्स रैप, दिस। तो ये होगा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स वेयर। अब सेल्स रैप के लिए मुझे कौन सा कॉलम लेना पड़ेगा ये देख लेते हैं। सो सेल्स रैप के लिए कॉलम में सेल्स रैप एम्प्लॉई नंबर, सेल्स रैप एम्प्लॉई नंबर। अब ये बहुत बड़ा कॉलम है, मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। वेयर सेल्स रैप एम्प्लॉई नंबर इन कौन कौन से हैं, 1370 1165 1323। मैं रन करके देखता हूँ। सो ये सारे वो कस्टमर्स आ गए जिनको ये 3 सेल्स रैप सर्विस करते हैं। ठीक। सो मूविंग फॉरवर्ड में हमारे पास अब है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है? नॉट इज जस्ट लाइक नॉट इक्वल टू, राइट। सो नॉट और नॉट इक्वल टू ऑपरेटर्स जो हैं वो सेम तरीके से ही काम करते हैं। सो आप इंग्लिश में नॉट लिख दें या लेस देन ग्रेटर देन का साइन बना दें, ये दूसरा तरीका है। नॉट लिख दें या लेस देन ग्रेटर देन का साइन बना दें या एक्सक्लेमिनेशन मार्क के साथ इक्वल टू का साइन बना दें। ठीक है। तो अगर हम दोबारा वही क्यूरी देखें, अब हमें करना क्या है, हम क्यूरी थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमें सारे वो कस्टमर, अभी तक हमने वो कस्टमर्स निकाले थे जो ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और नॉर्वे में थे। अब हमें वो निकालने जो ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और नॉर्वे में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और नॉर्वे के अलावा कौन से कस्टमर्स निकालने, सही। सो इसको देखते हैं। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर वेयर कंट्री नॉट इन ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नॉर्वे, राइट। वेयर कंट्री नॉट इन ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और नॉर्वे। तो ये इन 3 कंट्रीज़ को छोड़ के बाकी तमाम कंट्रीज़ के कस्टमर्स निकाल के दे देगा। ठीक है, ये तो है एक तरीका। दूसरा तरीका नॉट को यूज़ करने का ये है कि आप नॉट इक्वल टू यूज़ कर लें। वेयर कंट्री, अब नॉट इक्वल टू लिखने के 2 तरीके हैं। एक तो ये लेस देन ग्रेटर देन साइन, वेयर कंट्री नॉट इक्वल टू ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। कंट्री नॉट इक्वल टू ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद क्या कौन कौन से, नॉर्वे और वो। सो कंट्री नॉट इक्वल टू ऑस्ट्रेलिया एंड country not equal to France and country not equal to Norway। ये दूसरा तरीका है हमारे पास। ठीक है, सिर्फ हम ये क्यूरी रन करते हैं। सो अब मेरे पास वही रिज़ल्ट आया। ठीक है। तीसरा तरीका ये है कि मैं एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ इक्वल टू का साइन यूज़ करूँ तो वो नॉट इक्वल टू बनता है, राइट। सो एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया इक्वल टू, ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। सो अगेन ये मुझे वही रिज़ल्ट निकाल के दे रहा है। सो आप नॉट इस तरीके से यूज़ करें, दूसरे तरीके से यूज़ करें या एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ यूज़ करें। सो किसी भी एक तरीके से के साथ यूज़ करके आप ट्राई करें नॉट की क्लॉज।
इसके बाद आपके पास एक टास्क है, वो टास्क ये है कि गेट द लिस्ट ऑफ ऑल ऑफिसेज आउटसाइड ऑफ यूएसए। ये भी नॉट इक्वल टू के साथ यूज़ हो सकता है। अगर आप कंट्री नॉट इक्वल टू यूएसए कर देंगे तो बाकी तमाम ऑफिसेज आ जाएंगे जो यूएसए में नहीं हैं। तो इसको भी ट्राई करें। गुड साथ। चलें ट्राई करके देखते हैं ये ऑफिस लोकेशन वाली क्यूरी। सो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम offices where country is not equal to u of s of a। क्या मसला आया? offices, select all from offices में स्पेलिंग ही मिस्टेक होगी। offices, yes, so it is offices। तो ये सारी के सारी वो लोकेशंस आ गई जो कि यूएसए से बाहर हैं। अब आगे चलते हैं, बिटवीन ऑपरेटर देखते हैं। ठीक है, बिटवीन ऑपरेटर एक रेंज को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है डेट्स के अंदर। डेट्स के बाद इंटीजर वैल्यूज़ के अंदर इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। सो अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे 1 अप्रैल 2004 से लेके 1 जून 2004 तक के ऑर्डर्स निकालने हैं, ठीक, तो इसकी अगर आप एंड के साथ क्यूरी लिखें तो बनेगी सेलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर्स, ऑर्डर डेट ग्रेटर दैन इक्वल टू, यानी 1 अप्रैल के बाद तो ग्रेटर दैन इक्वल टू, एंड ऑर्डर डेट इज़ लेस देन इक्वल टू, यानी 1 जून से पहले पहले या 1 जून को जो ऑर्डर लेंथ हुआ है उसको वो ऑर्डर्स आपको ऑर्डर डेट से आएंगे। तो ये करके देखते हैं। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर ऑर्डर डेट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, डेट का फॉर्मेट याद रखिएगा, ईयर मंथ 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 और फिर डे। और हमारे पास क्या डेट्स थी? हमारे पास डेट्स थी 1 अप्रैल 2004, 1 जून 2004। सो 2004 अप्रैल 01। एंड यहाँ पे हम बार बार गलती करते हैं जब स्टार्ट में सीख रहे होते हैं, एंड के बाद दोबारा कॉलम का नाम लिखना लाजमी है। एंड लेस देन इक्वल टू 2004 06-01। और इसको मैं ऑर्डर बाय भी कर लेता हूँ ताकि हमें सीरीज़ में ऑर्डर देखें। ऑर्डर बाय, ऑर्डर डेट, डेट असेंडिंग ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आएगा। सो 1 जून 2004 को कोई ऑर्डर नहीं था तो कोई ऑर्डर नहीं आया। उसके बाद 2, 3, 5 ये पूरे अप्रैल के ऑर्डर चल रहे हैं, मई के चल रहे हैं और फिर जून में एक ऑर्डर है। ठीक है,
तो एक ये तरीका है। तो जिस तरीके से हमने इन का ऑपरेटर यूज़ किया था मल्टीपल एंड की कंडीशन को बचाने के लिए, ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक बिटवीन का स्टेटमेंट होता है जो कि आपको रेंजेस डिफाइन करने में आसानी देता है और थोड़ा सा ह्यूमनली रीडेबल आसानी के साथ आप रीड कर सकते हो अपना कोड कि यार अच्छा ठीक है, ऑर्डर डेट है इन दो डेट्स के दरमियान, ठीक है। सो मैं एक और क्यूरी लिखता हूँ अपने पास, ठीक है, मैं इसको अलग क्यूरी टेबल पे लिख रहा हूँ। सो इंस्टेड यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, ऑर्डर डेट यहाँ पे मैं लाऊंगा बिटवीन। जब मैं बिटवीन यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे दोबारा कॉलम का नाम देने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, लेकिन जब मैं सिर्फ एंड यूज़ कर रहा हूँ तब मुझे कॉलम का नाम देने की ज़रूरत है। सो इसमें भी देख लें सेम रिज़ल्ट आ रहा है 2 अप्रैल से 1 जून, और जो हमने एंड के साथ लिखी थी उसमें भी सेम रिज़ल्ट आ रहा है 2 अप्रैल से जून। सो दोनों ट्राई करें। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो हम एनालिटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि हम डाटा जो है वो रेंजेस के दरमियान ही फैच करते हैं। ये ट्राई करें। और उसके बाद एक एक्सरसाइज है, गेट ऑल दी प्रोडक्ट हुज MSRP या मार्केट सेलिंग रिटेल प्राइस इज़ बिटवीन 100 एंड 200। तो अगर आपको याद हो MSRP हमें कहाँ से मिली थी, MSRP हमें मिली थी प्रोडक्ट से मिली होगी हमें MSRP, यस, प्रोडक्ट टेबल के अंदर MSRP आ रही है, तो उस पर कंडीशन लगेगी बिटवीन की। सो क्विकली ट्राई कर लें। उसके बाद हम एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे, वो है लाइक ऑपरेटर। हमारे हिसाब से साढ़े 9 होते हैं, लेकिन थोड़ी जल्दी हो जाएगी, तकरीबन 9:05 9:10 तक हो जाएगी, बल्कि हो सकता है 9 तक भी हो जाए, क्योंकि आखिरी एजेंडा बचा है, दैट इज़ लाइक। बिटवीन की एक्सरसाइज ट्राई करना है जल्दी से। ठीक है, मैं MSRP वाली टास्क कितनी देर करके दिखा रहा हूँ। सो हमें क्या चाहिए था, प्रोडक्ट चाहिए थे जिनकी MSRP 100 और 200 के बराबर हो। सो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर MSRP between 100 and 200। तो मेरे पास सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे जिनकी MSRP 100 और 200 की रेंज में है। आगे चलते हैं। लाइक पे मैं आपको एडवाइस ही करूँगा कि कोई भी सवाल अगर हो लाइक, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है लाइक, तो पूछ लिएगा माइक ऑफ करके, कोई इशू नहीं है। अभी तक हमने जितने भी कंडीशन लगाई हैं वेयर में, ठीक है, वहाँ पे हम एग्जैक्ट मैच देख रहे होते थे। अगर मैं इसको करके देखना सबसे आसान है, ठीक है, मैं सबसे ज़्यादा टेक्स्ट, अच्छा ये लाइक जो है वो स्ट्रिंग वैल्यूज़ के ऊपर काम करता है ज़्यादातर। सो मैं करता हूँ सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स, पहले ऑल फ्रॉम
कस्टमर्स, राइट। सो ये आ गए सारे कस्टमर। अब मुझे कोई अगर एक स्पेसिफिक कस्टमर यहाँ निकालना था तो मैं फिर वेयर की कंडीशन लगा देता। अब मुझे सपोज़ करें ये जो सेकंड नंबर पे आ रहे हैं 112 किंग, इनकी डिटेल निकालनी है। तो मैंने कहा कॉन्टैक्ट लास्ट नेम इज़ इक्वल टू किंग। किंग सो दो किंग आ रहे हैं, जीन किंग और जूली किंग, ठीक है। तो जिनके भी लास्ट नेम किंग के थे उसकी इसने मुझे डिटेल निकाल के दे दी। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, ठीक है। तो पूरा का पूरा किंग ही मैच करेगा और सिर्फ KIN या KI या K या G मैच नहीं करेगा। तो क्या ऐसी कोई कंडीशन है जहाँ पे हम पार्शल वैल्यू लिखें और वो सर्च करके ला दे हमें रिकॉर्ड? सो ऐसी कंडीशन है और इसको लाइक कहते हैं। हम लाइक के साथ इसको यूज़ कर रहे होते हैं। और लाइक के साथ दो ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, एक मॉड्यूलस या परसेंटेज साइन और दूसरा अंडरस्कोर साइन, ठीक है। और इस परसेंटेज और अंडरस्कोर साइन को हम कहते हैं वाइल्ड कार्ड्स। तो ये वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स हैं और ये बहुत बहुत पावरफुल ऑपरेटर होते हैं। अगर इसका इस्तेमाल आपको सही तरीके से आ गया तो आप यकीन करें, मैं जब था एक कंपनी में से पहले, क्यू कॉमर्स की कंपनी में, तो वहाँ पे हम एक फ़्रॉड इंजन बना रहे थे। वो फ्रॉड इंजन क्या करता था, वो ये बताता कि कौन से ऑर्डर फ्रॉडुलेंट हैं और कौन से ऑर्डर फ्रॉडुलेंट नहीं है। सो हमें कुछ एड्रेसेस पता थे कि यार अगर इस तरह का एड्रेस हो तो वो फ्रॉड ऑर्डर होता है, ठीक है। तो हमने ये वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स यूज़ करते हुए सिर्फ SQL पे ही, कोई पाइथन वाइथन कुछ यूज़ नहीं करी थी, हमने सिर्फ SQL पे ही एक ऐसा इंजन डेवलप कर लिया था जो वो एड्रेसेस सर्च कर लेता था ऑर्डर्स में से और उनको हमें बता देता था कि ये फ्रॉड है, राइट। सो इतने पावर, मतलब मैं आपको प्रोडक्शन ग्रेड के सोल्यूशन की बात बता रहा हूँ, ये कोई ट्यूटोरियल या सेल्फ लर्निंग की चीज़ नहीं है। ये सोल्यूशन हमने प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में लगाया था SQL के ऊपर। तो इतने पावरफुल ऑपरेटर होते हैं वाइल्ड कार्ड, इनका यूज़ समझना सीखना आपको कभी भी बहुत ज़्यादा हेल्प दे जाएगा, ठीक है। सो वाइल्ड कार्ड के अंदर जो मॉड्यूलस या परसेंटेज का ऑपरेटर होता है, ये आपको कोई भी एक कैरेक्टर सर्च करने देता है, ठीक है। सो इसको मैं अगर लिख के समझाऊँगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ये, ठीक है। सपोज़ मेरा नाम है दानियल, DNIYAL, ठीक है। अब मुझे ये सर्च करना है कि यार D से स्टार्ट हो रहे हो सारे नाम। तो मैं क्या करूँगा, D पहला लफ्ज़ होना चाहिए, उसके बाद परसेंटेज का साइन लगा दूँगा, D के बाद कुछ भी आ जाए, सही है। तो परसेंटेज मीन्स एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आफ्टर D, ठीक है। सो अगर वो कहे कि यार L से एंड होना चाहिए, तो मैंने कहा पहले जितने भी कैरेक्टर आ जाएं लेकिन बाद में L होना चाहिए, आखिर में L होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी मैं लाइक के साथ इस कंडीशन को पेयर करूँगा तो वो मुझे D से स्टार्ट होने वाले सारे नाम या L से एंड होने वाले सारे नाम निकाल के दे देगा, ठीक है। सो अगर हम इसी को देखें, हमें किंग अगर पूरा नहीं पता होता और मुझे सिर्फ ये पता यार K से वो नाम आता था, बंदे का क्या नाम था मुझे नहीं पता। सो मैंने कहा कॉन्टैक्ट नेम इज़ लाइक, K से स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। सो उसने जैसे ही मैंने लिखा K%, तो उसने सारे वो नाम निकाल के दे दिए जो K से आते थे। अब मेरे लिए देखना आसान है, मुझे अच्छा ये जीन किंग था यार, राइट। सो इसी तरह अगर मुझे पता है यार उसका नाम L से किसी चीज़ पे एंड हो रहा था या G से किसी चीज़ पे एंड हो रहा था, तो मैं %G करूँगा तो सारे वो नाम लास्ट नेम आ गए जो G से एंड हो रहे हैं। सो ये यूज़ है मॉड्यूलस साइन का, ठीक है। एक तो ये यूज़ है ही है, ठीक है। दूसरा यूज़ क्या हो सकता है, दूसरा यूज़, अब जैसे मैं एड्रेस की बात कर रहा था, ठीक है। तो एड्रेस में यहाँ पे कुछ लिखे हुए, मैंने कहा यार जितने भी जिन भी एड्रेस में स्ट्रॉन्ग आ रहा हो, लेट सपोज, ठीक है, जिस जिस एड्रेस में स्ट्रॉन्ग आ रहा हो वो फ्रॉड होता है। तो मुझे वो सारे एड्रेसेस निकालने जिसमें स्ट्रॉन्ग आ रहा है, तो मैं यहाँ लिख दूँगा स्ट्रॉन्ग। अच्छा, अब चक्कर ये है कि मुझे ये नहीं पता कि स्ट्रॉन्ग बीच में आएगा, स्ट्रॉन्ग बाद में आएगा, स्ट्रॉन्ग सबसे पहले आएगा, स्ट्रॉन्ग कहीं भी आ सकता है,
ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं स्ट्रॉन्ग के दोनों तरफ मॉड्यूलस दे दूंगा कि इससे पहले भी कुछ भी कैरेक्टर हो सकते हैं, उसके बाद भी कुछ भी कैरेक्टर हो सकते हैं। अब मैं एंटर करूँगा तो उसने कहा ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। ठीक है, सो इसमें करके देखते हैं, इसमें भी नहीं मिल रहा, लाइक स्ट्रॉन्ग इसको मिल ही नहीं रहा, तो ये सिर्फ एक कैरेक्टर के ऊपर जा रहा है। ठीक है, दूसरा वाइल्ड कार्ड जो यूज़ होता है, सॉरी इसको इसलिए नहीं मिल रहा कि यहाँ पे हमने एड्रेस लाइन 1 नहीं लिखा। ठीक है, अब मैं लिखूँगा मॉड्यूलस के साथ, तो इसको मिलना चाहिए। अच्छा जी, एड्रेस लाइन 1 वेयर क्लॉज के अंदर कॉलम नहीं है, ADDRESS एड्रेस लाइन 1 अभी भी इसको नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला कि यहाँ पे एंड लगा हुआ है, जबकि एंड नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, मॉड्यूलस है। सो इसको सारे एड्रेस इसने उठा के दे दिए जो जिसके बीच में स्ट्रॉन्ग आ रहा है। ठीक है, पहले कुछ हो सकता है, बाद में कुछ हो सकता है। ठीक, दूसरा जो ऑपरेटर होता है दैट इज़ अंडरस्कोर। अंडर को स्कोर, अच्छा परसेंटेज पे हमने कोई भी एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर सर्च कर ली। अगर मुझे स्पेसिफिक कैरेक्टर लेंथ पता है, अगर मुझे पता है, जैसे मैं अगर ये देखूँ नेल्सन, तो तीसरा लेटर एल है, तीसरा लेटर लाजमी एल होना चाहिए नाम का। अगर मुझे ये कंडीशन देखनी है तो ये मैं परसेंटेज के साथ नहीं दे सकता। अगर मैं परसेंटेज के साथ एल लिखूँगा तो उसके पीछे जितने भी कैरेक्टर आ रहे हैं वो सारे आ जाएंगे, लेकिन मुझे, चले हम देखते हैं, मैं परसेंटेज के साथ एल निकालता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं हम कॉन्टैक्ट नेम दोबारा। सो कॉन्टैक्ट लास्ट नेम, क्या मसला दिया, कॉन्टैक्ट लास्ट 2 दफ़ा एन आ गया। सो इसने क्या किया, इसने निकाल के दे दिया। अच्छा, एक और चक्कर, ये कैपिटल एल। अब मैंने क्योंकि परसेंटेज दोनों जगह लगाया हुआ था, तो इसलिए इसने वो सारे नाम निकाल के दे दिए जिसके बीच में भी एल आ रहा होगा। अब मैं इससे कह रहा हूँ पहला अल्फ़ाबेट एल होना चाहिए। एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर मैं इसको विदाउट कैप्स यूज़ करूँगा तो ये यहाँ चल रहा है, लेकिन अमूमन ये चलेगा नहीं, इसमें कैप्स का इस्तेमाल, मतलब केस सेंसिटिव है ये। ठीक है, किसी इंजन पे चलता है, किसी इंजन पे नहीं चलता, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आप ये लेके चलें केस सेंसिटिव है, पोस्टग्रेस पे ही नहीं चलता। तो जब मैंने परसेंटेज के साथ एल लिया, तो पहला लेटर दे दिया। अच्छा, मैं बाद में लिखता हूँ, मैंने कहा यार अब बताओ, तो कहीं पे भी जहाँ पे भी लास्ट लेटर एल आ रहा है वो दे रहा है। मैं दोनों परसेंटेज के साथ एल लिखता हूँ तो बीच में जहाँ पे भी एल आ रहा है वो सारे नाम दे रहा है। मुझे चाहिए तीसरा लेटर एल हो। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास अंडरस्कोर का साइन यूज़ होता है, और इस तरीके से यूज़ होता है कि एक अंडरस्कोर पहला लेटर, दूसरा अंडरस्कोर दूसरा लेटर, और तीसरा लेटर एल होना चाहिए। ठीक है, अब मैं सर्च करूँगा तो इसको कोई नाम ऐसा नहीं मिला जिसमें तीसरा लेटर एन हो। क्यों नहीं मिला? क्योंकि इसके मैंने यहाँ पे मॉड्यूलस नहीं लगाया कि इस एल के बाद कोई भी कैरेक्टर हो जाए। ठीक है, तीसरा लेटर एल हो और इस एल के बाद कोई भी कैरेक्टर हो जाए। तो अब इसने मुझे वो सारे नाम निकाल के दे दिए जिसका तीसरा कैरेक्टर एल है और उसके बाद एनी नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स मौजूद हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लाइक यूज़ होता है। ये एग्जाम्पल हैं लाइक की, ये आप अभी ट्राई करें। पहला सवाल ये है, गेट द एम्प्लॉयज़ हुज फर्स्ट नेम स्टार्ट विद ए। उसके बाद है गेट द एम्प्लॉयज़ कस्टमर्स हुज लास्ट नेम एंड्स विद डी। और चौथा है गेट ऑल द कस्टमर्स हुज थर्ड लेटर ऑफ फर्स्ट नेम इज़ ए। ये तीनों आप अपने पास ट्राई करें, और कोई इशू आ रहा है तो मुझसे डिस्कस करें अभी। दिस इज़ द लास्ट एक्सरसाइज फॉर टुडे। ये ट्राई कर लें क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो मैं यहीं पे हूँ अभी 5-10 मिनट, अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो मैं वो इशू रिजॉल्व कर देता हूँ।